ग्लोबल टाइम के कुछ सो कॉल्ड चाइनीज एक्सपर्ट्स के क्लेम के मुताबिक भारत के राफेल जेट J-20 का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। दिसंबर से पहले तेजस MK-1 डील फाइनल होने वाली है और 5 साल के अंदर HAL सभी जेट्स को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने वाला है। इंडियन आर्मी ने लद्दाख में अभी 35,000 स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स को डिप्लॉय करने का फैसला किया है और लद्दाख में चाइनीज आर्मी इनका सामना क्यों नहीं कर सकता है। राफेल के आने के बाद पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत को इनकी जरूरत नहीं है और भारत अपने रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट को खरीद रहा है और रशिया की तरफ से अभी चाइना की S-400 सिस्टम की डिलीवरी को पोस्टपोन करने को लेके कुछ गंभीर बातें सामने आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट राफेल और J-20 को लेके। कल आपने सुना होगा कि इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ BS धनोआ जी ने बताया था कि अगर चाइना भारत के ऊपर हमला करता है तो भारत किस तरीके से रिटेलिएट कर सकता है और इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट चाइना की एयरफोर्स का सामना कैसे कर सकते हैं। स्पेशली राफेल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि ये J-20 को आसानी से हरा सकता है। इसी बात को लेके अभी ग्लोबल टाइम की तरफ से बताया गया है कि भारत को हाल ही में डिलीवर किए गए राफेल जेट चाइना की J-20 का सामना नहीं कर सकते हैं। इस पर डिटेल में बात करते हुए चाइनीज एक्सपर्ट्स का कहना है कि राफेल एक 3.5 जनरेशन का फाइटर है जो कि J-20 जैसे स्टेल्थ 4th जनरेशन फाइटर का सामना नहीं कर सकते हैं। हालांकि राफेल कई सेक्टर में कॉम्बैट परफॉर्मेंस के लिहाज से इंडियन एयरफोर्स के सुखोई से काफी बेहतर हैं, लेकिन अगर इनको J-20 जैसे 4th जनरेशन की फाइटर के साथ कंपेयर किया जाता है तो ये उनका सामना कभी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग फाइटर जेट की जनरेशन को लेके कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम जिसको 5th जनरेशन कहते हैं उसे चाइना की नज़र में 4th जनरेशन कहा जाता है और वैसे ही हम जिसको 4.5 जनरेशन कहते हैं उसे चाइना के लिहाज से 3.5 जनरेशन कहा जाता है। तो उसी हिसाब से राफेल एक 3.5 जनरेशन का फाइटर है और J-20 एक 4th जनरेशन का फाइटर है। चाइना के मिलिट्री एक्सपर्ट जांग सुफेंग का कहना है कि J-20 एक स्टेल्थ फाइटर है और राफेल से एक जनरेशन आगे है। इसे राफेल कभी भी मैच नहीं कर सकता है और J-20 राफेल से काफी बेहतर है। जांग ने स्टेटमेंट BS धनोआ जी के रिसेंट स्टेटमेंट को काउंटर करते हुए दिया था, लेकिन अभी जांग की स्टेटमेंट को काउंटर करते हुए इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ BS धनोआ जी ने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। BS धनोआ जी के मुताबिक अगर चाइना के क्लेम के मुताबिक J-20 एक 5th जनरेशन का फाइटर या फिर चाइना के हिसाब से 4th जनरेशन का फाइटर है तो इसमें कनाड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अभी तक जितने भी 5th जनरेशन फाइटर बने हैं उसमें किसी में भी कनाड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि कनाड की वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी बढ़ सकती है और इसी वजह से F-22 या फिर F-35 या फिर Su-57 में भी कनाड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब अगर मान लेते हैं कि J-20 एक 5th जनरेशन का फाइटर है और इसका कनाड के होने की वजह से इसकी स्टेल्थीनेस के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन क्या यह सुपर क्रूज कर सकता है? सुपर क्रूज वो एबिलिटी है जिसमें फाइटर जेट बिना आफ्टरबर्नर के इस्तेमाल किए मार्क 1 से ज्यादा रफ्तार में ट्रैवल कर सकते हैं। इनसे इनकी फ्यूल भी बचती है, साथ ही हीट सिग्नेचर काफी कम रहता है। वहीं पर अगर राफेल की बात करें तो भले ही राफेल एक 4.5 जनरेशन का फाइटर है या फिर चाइना के हिसाब से 3.5 जनरेशन का फाइटर है, लेकिन ये सुपर क्रूज कर सकता है। आज के दौर के लगभग सभी मॉडर्न 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट सुपर क्रूज कर सकते हैं। वैसे अगर J-20 की खामियां की बात करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन ताइवान के क्लेम के मुताबिक इसका रडार क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर के आसपास है और ये बात काफी हद तक सच भी हो सकता है, क्योंकि एक बार इंडियन एयरफोर्स की सुखोई ने तिब्बत के ऊपर इसको ट्रैक भी कर लिया था। अब सुखोई की जो रडार है वो 3 मीटर स्क्वायर के टारगेट को लगभग 140 किलोमीटर के आसपास ट्रैक कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि भले ही J-20 स्टेल्थ मोड में नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की RCS 1 मीटर स्क्वायर के आसपास कभी नहीं हो सकता है। इवन राफेल की क्लीन RCS की बात करें तो ये 1 मीटर स्क्वायर से काफी नीचे है और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात करेंगे तो ये 6 गुना तक और रिड्यूस हो सकता है। हम यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहते हैं, तो दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट आए थे मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट तेजस को लेके है। राफेल के आने का खुशी आप सभी को होगा, लेकिन इसी बीच एक और अच्छी खबर है। इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अभी जल्दी से तेजस MK-1 डील को भी फाइनल करने वाला है। इसको लेके अभी HAL की तरफ से मीडिया को बताया गया कि दिसंबर से पहले 83 तेजस MK-1 डील को फाइनल कर दिया जाएगा। इस डील की कीमत करीब 39,000 करोड़ के आसपास होने वाली है, जिसमें 73 फाइटर वेरिएंट और 10 ट्रेनर वेरिएंट खरीदने का प्लान किया गया था।
लेकिन हो सकता है तेजस MK-1A में सभी एयरक्राफ्ट को फाइटर वेरिएंट में ही बनाया जाएगा। बदले में 10 एडिशनल ट्रेनर वेरिएंट तेजस MK-1 स्टैंडर्ड की FOC वेरिएंट के बनाए जाएंगे। HAL के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 साल के अंदर तेजस MK-1A की पहली यूनिट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा और टोटल 5 साल के अंदर तेजस को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। इसकी प्रोडक्शन को तेज करने के लिए अभी 5 प्राइवेट सेक्टर कंपनी को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें L&T, VM टेक्नोलॉजी, अल्फा टोकोल, टाटा एडवांस मेटेरियल और डायनामिक टेक्नोलॉजी शामिल है और ये सभी अभी तेजस की फसलाक सेक्शन, विंग, टेलफिन और रडर सेक्शन को बना रहे हैं। बाद में HAL सिर्फ इनको असेंबल करने वाला है। HAL इस बार 2 टायर से 3 टायर तक की मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला है, जिसमें तेजस की प्रोडक्शन रेट को काफी इंक्रीज किया जा सकता है, यानी कि हर 15 दिन में हमको एक तेजस को डिलीवर किया जा सकता है। अभी तेजस की एक और प्रोडक्शन लाइन को भी खोलने का प्लान किया गया, जिसको नवंबर से ऑपरेशनल किया जाएगा और यहाँ पर तेजस की सिर्फ ट्विन सीटर वेरिएंट ही असेंबल किए जाएंगे, यानी कि सभी ट्रेनर वेरिएंट को इसी प्रोडक्शन लाइन से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अगला अपडेट S-400 सिस्टम को लेके है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि रशिया की तरफ से अभी चाइना को S-400 सिस्टम की मिसाइल को सप्लाई करने के लिए इनकार किया गया है और इसे अभी अनिश्चित काल तक पोस्टपोन करके रखा गया है। इसकी एक्यूरेट वजह क्या है ये तो अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन रशिया का कहना है कि S-400 सिस्टम की डिलीवरी करना कोई इजी टास्क नहीं है और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसके लिए चाइना को अपने ट्रूप्स को रशिया भेजना पड़ेगा, जहां पर इनको रशियन ट्रूप्स की तरफ से S-400 सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा और जहां पर भी S-400 सिस्टम को डिप्लॉय किया जाएगा वहां पर चाइनीज ट्रूप्स के साथ साथ रशियन ट्रूप भी मौजूद रहेंगे और तब जाके चाइना S-400 सिस्टम को डिप्लॉय कर पाएगा। यहाँ पर चाइना की तरफ से पेंडेमिक को रीजन बताया जा रहा था, लेकिन भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच रशिया की तरफ से ऐसे खबर सामने आना ये जाहिर करता है कि शायद रशिया नहीं चाहता कि चाइना S-400 सिस्टम को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करे। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि रिसेंटली रशिया की तरफ से चाइना के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया था कि वो रशिया की सबमरीन टेक्नोलॉजी को चुराना चाहते हैं और ऐसा करते हुए रशिया की तरफ से चाइना को रंगे हाथों पकड़ा भी गया था। तो हो सकता है रशिया और चाइना के बीच अभी संपर्क पहले जैसे नहीं रहे और रशिया को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आज तक चाइना ने जितने भी फाइटर जेट को या फिर वेपन को डेवलप किया है वो सभी रशियन टेक्नोलॉजी के कॉपी करके बनाए गए हैं और आज तक वो रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन का फायदा उठा रहे थे और उनकी टेक्नोलॉजी को कॉपी पेस्ट करके अपने सिस्टम को डेवलप कर रहे थे। और अभी S-400 सिस्टम को लेके भी चाइना कुछ छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके बारे में कुछ र्यूमर सामने आ रहे हैं और इसी वजह से शायद अभी रशिया की तरफ से S-400 सिस्टम की मिसाइल को चाइना को ना देने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी को लेके है। जैसे कि कुछ दिन पहले रिपोर्ट सामने आया था कि चाइना और पाकिस्तान अभी विंटर सीजन में भारत के साथ जंग छेड़ सकते हैं। इसी बीच कोई लापरवाही ना बरतते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से अभी 35,000 एडिशनल ट्रूप्स को ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। अब इन 35,000 ट्रूप्स में कुछ खास बात है। ये वही जवान है जिनको पहले भी लद्दाख और हिमालयन रीजन में डिप्लॉय किया जा चुका है। ये अच्छी तरीके से इन एरियाज के बारे में जानते हैं और लंबे समय तक यहाँ पर ड्यूटी कर चुके हैं, जिस वजह से यहाँ पर दोबारा इनको ड्यूटी करने में कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन सभी जवानों को अभी विंटर में यहाँ पर डिप्लॉय करके रखा जाएगा और इनके लिए अभी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के कपड़े और टेंट वगैरह का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं पर अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के जो जवान है वो सिर्फ 2 से 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद वो अपने रेगुलर लाइफ में वापस चले जाते हैं। तो ऐसे में उनको हिमालयन रीजन में ड्यूटी करने में या लड़ाई लड़ने में कोई खास अनुभव नहीं होती है और चाइनीज फोर्सेस टेक्नोलॉजी के ऊपर इतने डिपेंडेंट हैं कि वो इस रीजन में पेट्रोलिंग करने के लिए भी आर्मर्ड व्हीकल को साथ लेके आते हैं, जबकि हमारे जवानों की बात करें तो वो रेगुलर पेट्रोल पैदल करते हैं। पर विंटर में यहाँ पर गाड़ी नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि लद्दाख में 7 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई में बर्फ जम जाता है और टेम्परेचर -25 डिग्री से नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए जवानों को मेंटली और फिजिकली दोनों तौर से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, जो कि चाइना के जवान नहीं कर पाएंगे, जबकि हमारे जवानों के लिए ये सुबह उठ के ब्रश करने वाली बात होने वाली, क्योंकि ये लंबे समय तक यहाँ पर ड्यूटी करते हैं और सियाचिन जैसे एरिया में साल भर तैनात रहते हैं। अभी विंटर डिप्लॉयमेंट के लिए प्रिपरेशन चालू हो चुकी है और सियाचिन में डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास हमारे जवानों के लिए जो गर्म कपड़े और टेंट वगैरह खरीदे गए थे उनको इनिशियली लद्दाख में डिप्लॉय किए गए जवानों के पास सप्लाई किया जाएगा। साथ ही एडिशनल इक्विपमेंट के लिए भी ग्लोबली ऑर्डर दिया जा चुका है और आर्मी का कहना है कि विंटर के लिए अगर प्रिपेयर होना है तो जुलाई से अगस्त के बीच सभी इक्विपमेंट और एमुनिशन को स्टॉक करने का सबसे बेहतरीन टाइम है, क्योंकि इसी बीच बर्फ थोड़ा कम होगा और सितंबर से जब ठंड पड़ना चालू होगा तो बर्फ गिरने की वजह से हमारी मूवमेंट थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। तो अभी प्रिपेयर होने के लिए हमारे पास बस 1 महीना बाकी है।
अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। दोस्तों, जैसे भारत को राफेल जेट मिलना शुरू हुए हैं, वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जेक्शन करना चालू कर दिया गया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन आयशा फारूकी ने एक स्टेटमेंट में बताया है कि भारत अभी रैपिडली आर्म को बिल्डअप कर रहा है, जिससे साउथ एशिया में वेपन रेस शुरू हो चुकी है। इसके बारे में द ट्रिब्यून में एक रिपोर्ट आई है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ग्लोबल कम्युनिटी को यह बताया जा रहा है भारत अभी अपने जेन्युइन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट से ज्यादा मात्रा में हथियार और एडवांस इक्विपमेंट को खरीद रहा है, और राफेल के आने के बाद भारत को एयर टू एयर एंगेजमेंट में और प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी में काफी ज्यादा टेक्टिकल एडवांटेजेस मिल चुकी है। और फारूकी मैम ये कहना चाहते हैं कि भारत को ग्लोबल कम्युनिटी की तरफ से कोई भी एडवांस वेपन को सप्लाई नहीं करना चाहिए, और भारत को ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं देनी चाहिए जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि सामने वाला बिरयानी खा रहा है और हम लोग झूठी चाइनीज खिचड़ी खा रहे हैं जो कि 2 से 3 दिन बासी है, तो ये काफी बुरा लगता है भाई। लेकिन इनकी लॉजिक समझ में नहीं आती कि भाई तुम खरीद नहीं सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खरीदना बंद कर दें। और कल तक ये लोग ये चिल्ला रहे थे कि अपना JF-17 तो जेसीबी है जो कि सब कुछ उखाड़ सकता है, लेकिन राफेल के आने के बाद जेसीबी पलट गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।